नमस्कार, चेक पोस्ट न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ ज़ीनत सिद्दीकी और मेरे साथ आज ख़ास मेहमान हैं अमित जामेई जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के और समाजवादी पार्टी देश में इस बार तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। अमित जी, क्या बड़े कारण मानते हैं आप? गठबंधन का असर, मैसेजिंग ग्राउंड तक हुई? जीनत, आप जानती हैं कि समाजवादी पार्टी का जो 2022 का रिजल्ट था, ये जो मैंडेट है उत्तर प्रदेश की जनता ने 2022 में ही दे दिया था। और अगर आप बारीक से 22 का चुनाव रिजल्ट देखिए तो 89 सीट्स पे हम 150 वोट से, 200 वोट से, 250 वोट से, 500 वोट से, तकरीबन 89 सीट्स पे हम 1.5 लाख वोटों से डबल इंजन की सरकार को हम उसको हराने से पीछे रह गए थे। 1.5 लाख आंकड़े बहुत कोई बड़े आंकड़े नहीं होते। और हम ये समझते हैं कि सबसे ज्यादा जो वोट शेयर था समाजवादी पार्टी का, नेताजी ने जब ये पार्टी बनाई और आदरणीय अखिलेश यादव जी आज इसके नेशनल प्रेसिडेंट हैं, सबसे ज्यादा हाईएस्ट वोट शेयर जो है 2022 में मिला। संगठन की कुछ हम सबकी कमियां, कुछ उसके अंदर बहुत सी चीजें होनी थी जो नहीं हो पाई थी समय से। तो अखिलेश यादव जी ने ये समझा और समाजवादी पार्टी की साफ समझ है कि भारतीय जनता पार्टी कोई एक कोई राजनीतिक दल नहीं। ये एक जो आरएसएस से जो जिसकी विचारधारा आप जानते हैं कि एक फाशिस्ट विचारधारा है, उसका एक राजनीतिक विंग है, पॉलिटिकल विंग है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। और वो इस देश में नकारात्मक सोच हमारे मुल्क में उसकी जड़ों में उस सोच को फैला रहे थे। और धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, भाषा के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे इन्होंने 10 सालों में इस मुल्क को तोड़ने का पूरा पूरा प्रयास किया। तो अखिलेश यादव जी ने एक बहुत अच्छा काम ये किया कि पार्टी को कैडराइज करने के लिए वो एक एक जिले में, अखिलेश यादव जी ने, हम सब तो उसके गवाह हैं, उन्होंने दो दो तीन तीन दिन बिताए एक एक जिले में। और कम से कम 20,000 लोगों से वो एक दिन में मिलते थे। और आप सोचिए कि इस 10 साल में नरेंद्र मोदी ने इस मुल्क में, दुनिया में अपनी एक फेक छवि दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर नेता की, और एक अहंकारी नेता, मतलब हिटलर के बाद हमने किसी का उतना अहंकार नहीं देखा जितना हमारे प्रधानमंत्री जी में आ गया था। तो वो जो अयोध्या की सीट है, जहां से पूरा एपिसेंटर है भारत की राजनीति का, नरेंद्र मोदी की राजनीति का, आरएसएस के, बीजेपी का पूरा एक सेंटर बना, ये वहीं से सारी चीजें होंगी। आप सोचिए कि आज वो सीट समाजवादी पार्टी ने इन सांप्रदायिक शक्तियों से टक्कर लेकर वहां पे भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला। और जो उनके बहुत बड़े नेता हैं लल्लू जी, वो वहां से हार गए। और एक बात मैं और भी जोड़ दूं कि वहां से प्रधानमंत्री लड़ना चाह रहे थे। इस बात पे आईबी की और खुफिया महकमे की रिपोर्ट्स आई, तो प्रधानमंत्री जी मत जाइएगा अयोध्या, चुनाव हारने वाले हैं आप वहां पे। अब जो सवाल है, मैंने आपको बड़े ध्यान से सुना। बहुत इम्पोर्टेंट ये कि अखिलेश यादव दिल्ली आएँगे क्या? क्योंकि अब देखिए 37 सीटें एक बड़ा नंबर है और ज़िम्मेदारी जो है वो शिवपाल यादव को दी जाए कि आप यूपी सँभालिए और दिल्ली जो है वो अखिलेश यादव सँभालेंगे। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या प्लानिंग्स हैं? देखिए, आपने जो दिल्ली की बात बोली, आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए, हम सब लोग मानते हैं और आप भी शायद, एक, एक फैक्ट है भारत के अंदर कि इस मुल्क को जिनके हाथों में जाना है कल, वो आदरणीय राहुल जी हैं, आदरणीय अखिलेश जी हैं, तेजस्वी जी हैं, हेमंत सोरेन जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, उद्धव ठाकरे जी हैं, आदित्य हैं। तो यही नौजवान है जिन्हें कल मुल्क को चलाना है। लेकिन अखिलेश जी की प्रायोरिटी ये नहीं है कि कोई पद के लिए उनके अंदर कोई लालसा पैदा हुई हो। वो ये चाहते हैं कि जो मुल्क का 10 साल में नुकसान हुआ है, जो रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, जो हमारे मुल्क की हमारी रूह है, आत्मा है, पहले उसको रिस्टोर किया जाए। और जो जिम्मेदारी बड़े लोग जैसे शरद पवार जी का अखिलेश जी बहुत आदर करते हैं, और कल और भी बड़े नेता अगर हमारे यहाँ आते हैं तो आप जानते हैं कि अखिलेश जी इज्जत देने में बहुत पीछे नहीं रहते हैं। तो जो जिम्मेदारी मिलेगी, समाजवादी लोग उसको निभाएंगे। और जो जिम्मेदारी आदरणीय अखिलेश जी को मिलेगी, इस मुल्क को दोबारा से कैसे बनाया जाए, मेन मकसद ये है।
अब वो उत्तर प्रदेश में रहेंगे या दिल्ली आएंगे, आदरणीय शिवपाल जी कंटिन्यू करेंगे। आप जानती हैं कि पार्टी का जो हमारा सेंट्रल सिस्टम है या हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव है, आदरणीय अखिलेश जी आज के वक्त में भी, भले वो नेशनल प्रेसिडेंट हों, लेकिन बिना अपने बड़ों से मशवरा किए हुए, जो नेताजी के जमाने के लोग हैं, जो आज उनके साथ काम कर रहे हैं, बगैर उनके साथ डिस्कस किए हुए वो कोई डिसीजन लेते नहीं। तो पार्टी का अगर कोई फैसला, हाईकमांड का फैसला, एग्जीक्यूटिव का फैसला आ जाएगा तो उन्हें यहाँ रहना है या दिल्ली जाना है, उसके मुताबिक पार्टी फैसला लेगी। ठीक है, मैं इसे मान लेती हूँ। लेकिन फिर कैसे आप कह रहे हैं कि प्रियंका जी के हाथों में ज़िम्मेदारी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, आदित्य हम्म। ठाकरे, लेकिन आप मेरी ऑपोज़िशन में रह बात के क्या कर लेंगे? आप मेरी बात नहीं समझी। मेरा ये कहना था कि जो आने वाला जो भारत है वो इन्हीं के हाथों में जाना है, मैंने ये कहा आपको। इस पे तो किसी को कोई एतराज नहीं है। और बहुत सी चीजें अभी जो है भविष्य के गर्भ में छिपी हुई हैं। बहुत सी बातें हैं ऐसी जो अभी आपको सामने आएंगी, कि बहुत बड़े बड़े जैसे अगर आप आदरणीय जी नीतीश जी के बारे में बात करें, आप उनके बारे में कुछ भी कह सकते हैं कि वो यहाँ चले आए, वहां चले आए, यहाँ चले आए, वहां चले आए, लेकिन वो फाशिस्ट नहीं। ही विल नॉट सपोर्ट सीए, ही विल नॉट सपोर्ट धारा 370, he will not support anti-Muslim pogrom of Narendra Modi and BJP RSS. He will not support any kind of divisive politics. What Narendra Modi is doing since 2014. और आप जानती हैं कि नीतीश जी की पहली दो बड़ी जो चाहते हैं, वो चाहत ये है कि जब उन्होंने इंडिया अलायंस को इकट्ठा किया था, उनका देश से वादा था कि पूरे मुल्क में और राज्यों में कास्ट सेंसस कराया जाए। तो ठीक है, मतलब इंडिया अलायंस में वो बात जहां पे थी वो आगे नहीं बढ़ी, लेकिन आदरणीय नीतीश जी ने और तेजस्वी जी ने मिलकर बिहार में जो कास्ट सर्वे का एक पूरा मॉडल है वो उन्होंने करके दिखाया। अब वो नरेंद्र मोदी जी से कहेंगे कि पहला मेरा शर्त ये है कि आप, जैसे एक जमाने में जब वो थे एनडीए में, कॉन्वीनर भी थे शरद यादव जी, और अटल जी का जमाना आपको याद हो, कॉलेज टाइम में, मेरा तो कॉलेज टाइम था, तो उसमें भी इन नेताओं की, अटल जी का कद बहुत बड़ा था, मतलब नरेंद्र मोदी उनके सामने कहीं कुछ नहीं है, आज भी टिकते नहीं वो। तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को झुकाने का काम किया था, और उन्होंने कहा था कि आप जैसे आरएसएस काम करता है वैसे हम आपके साथ काम नहीं करेंगे, ये हमारी शर्तें हैं, ये हमारे तरीके हैं, आपको उससे चलना पड़ेगा। और अटल जी ने सारा मुद्दा, मंदिर मंदिर सब पीछे पीछे करके सरकार बनाने के लिए, राजपाट करने के लिए उन्होंने सारे समझौते कर लिए। तो अगर नरेंद्र मोदी इस देश में समझौते करते हैं तो भाई ठीक है, उनके लिए दास 370, उनके लिए जितने भी एंटी मुस्लिम प्रोग्राम्स हैं, और जितने भी जैसे नीतीश जी चाहते हैं कि बिहार को स्पेशल पैकेज मिले, जो नहीं दिया गया है, मतलब नरेंद्र मोदी नहीं दे रहे हैं, 2014 से नहीं दे रहे हैं, जिसके लिए वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो दो बड़े जो एजेंडे हैं नीतीश जी के, वो ये है कास्ट सेंसस, दूसरा है बिहार को एक स्पेशल पैकेज, जिससे बिहार थोड़ा हमारा आगे चला जाए। अब आप आ जाइए आंध्रा पे, चंद्रबाबू नायडू के बारे में। चंद्रबाबू नायडू का जो कद है भारत की राजनीति में आज, वो एक बहुत बड़ा कद है। मतलब गिनती के दो तीन लोग हैं आज जो एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में। अलग बात है कि वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे कि वो दिल्ली चले आएंगे, क्या होगा, ये बात की बात है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू भी जब एनडीए के साथ थे अटल बिहारी वाजपेयी के, तो उन्होंने बीजेपी को खूंटी पे टांग दिया था, मतलब उनके मुताबिक बीजेपी चल रही थी। तो चाहे वो 4% का मुस्लिम आरक्षण हो, चाहे वो आंध्रा का स्पेशल पैकेज हो, उसकी जिसके लिए वो बहुत लड़ रहे हैं। और आप जानती हैं कि जैनब जिस तरह से उनको जेल में डालने का काम किया, जिस तरह से उनकी बीवी को बेइज्जत किया गया विधानसभा के अंदर बीजेपी के समर्थन से, और वो फुट फुट कर मीडिया के, नेशनल मीडिया के सामने रोए थे। तो हमें इस बात पे भरोसा है कि वो इन सब बातों को भूले नहीं है, और कुछ चीजें हैं नहीं, जो हमें अब लेकिन लगता है मैं कि यहाँ आप पे कर आपको लेंगे। हाँ, मैं यहाँ पे एक बार थोड़ा-सा एक क्रॉस क्वेश्चन ले लेती हूँ। बहुत सारे राजनीति के दिग्गज ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार का पैकेज माँगते रहे या फिर आप चंद्रबाबू नायडू का ज़िक्र कर रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, कोई मंत्रालय नहीं। और चंद्रबाबू नायडू को लेकर खबर है कि वो 12 तारीख को सीएम पद की शपथ ले लेंगे और उनके पास कोई ऐसा बड़ा फेस नहीं है टीडीपी में, जिसे सेंटर में लाके कोई वो बड़ा मंत्रालय दिलाने की कोशिश करे। और बीजेपी यानी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये कहा जा रहा है कि कोई बड़ा मंत्रालय देंगे भी नहीं किसी को।
वरना फिर कैसे क्या बचेगा देखिए उनके पास? तो देखिए इसको आप कैसे देखते हैं? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। अगर आपकी बात बिल्कुल इसमें सत्यता है, तो फिर तो ये बहुत गंभीर बात है कि अभी से कहा जा रहा है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जैसा कि आज नेशनल मीडिया में हमने देखा कि जो खबरें आ रही हैं, टीडीपी ने तकरीबन 10 कैबिनेट बर्थ मांगी है। अभी तो हम लोग कैबिनेट बर्थ की बात कर रहे हैं। देखिए, नेता कैसे पैदा होता है। नरेंद्र मोदी को कौन जानता था सेंटर की पॉलिटिक्स में 2014 के पहले? मुख्यमंत्री थे, 25 मुख्यमंत्री हैं देश में, वो भी एक मुख्यमंत्री थे। तो मशहूर इसलिए हुए कि वो आप जानती हैं कि किस लिए, क्या खूबी उनको नवाजी थी कुदरत में जो है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आंध्रा बहुत बड़ी रोल प्ले करेगा आने वाली सरकार में। और वो बिना शर्त, जैसे उन्होंने एनडीए के साथ काम किया है, जिस तरह से एनडीए 1 एनडीए 2 चला है 14 के बाद, वो नीतीश जी और आदरणीय चंद्रबाबू नायडू कभी बर्दाश्त नहीं ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वैसे बहुत सारे लोग मान नहीं रहे हैं और आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का जो अपना आप अब भले ही वाजपेयी जी का आपने ज़िक्र किया, जिस तरह की पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी करते हैं और अमित शाह करते हैं, ऑपोज़िशन तो पूरा इलेक्शन लड़ जाता है ईडी, सीबीआई और डीएम को लेकर। अखिलेश यादव जी का ये स्टेटमेंट है कि एग्ज़िट पोल का कमाल ईवीएम नहीं डीएम का कमाल है। तो इन सब के बीच आपको लगता है कि क्या उनका अपना कोई प्लान बी, सी, डी, ई नहीं होगा? देखिए, फिलहाल तो जो भी उन्होंने किया था वो सारे प्लान फेल हो गए एनडीए के, नरेंद्र मोदी के। और आप जानती हैं कि प्राइम मिनिस्टर 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। अगर डीएम नहीं होता, और हम लोग भी शायद चाहते थे इस बात के लिए कि उनको पार्लियामेंट में होना चाहिए, क्योंकि जो दुर्दशा है उसको सामने फेस करने के लिए एक आदमी तो होना चाहिए ना, जिसने मुल्क को हमारे गर्त में डाला, हमारे मुल्क में को अंधेरे में डाला, और हमारे मुल्क को के ऊपर काले बादल मंडराए इनके इनके रिजीम में। तो ऑलमोस्ट वो तो वाराणसी भी हार गए थे। आप बगल की सीट देखिए, अफजल अंसारी साहब जो समाजवादी पार्टी के एमपी हाँ बन जी। चुके हैं, उनके दोनों के मार्जिन में बहुत कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और आपको हैरत होगी कि आप दिल्ली में बैठकर कि गाजीपुर जो कॉन्स्टिट्युएंसी है वो मुस्लिम कॉन्स्टिट्युएंसी नहीं है। मतलब पूरे उत्तर प्रदेश की ये पहली ऐसी वाहिद कॉन्स्टिट्युएंसी है जहाँ पे 8% मुस्लिम है दिनत। और वो वहां पे अफजल अंसारी अप्रॉक्स 1,25,000 से प्राइम मिनिस्टर के जस्ट बगल सटी हुई सीट से जीतते हैं। तो ये दिखाता है कि कितना विद्रोह आम जनता का, किसानों का, मजदूरों का, दलितों का, पिछड़ों का नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि कोई भी प्लान हम इनके पास बचा नहीं। हम बस वक्त का इंतजार कर सकते हैं, जब हमें आपको खबर मिलेगी कि भारत में कुछ नया हो रहा है। अच्छा, शॉर्ट में एक सवाल और ले लेती हूँ जल्दी से, थोड़ा-सा हाइपोथेटिकल है। अगर इंडिया अलायंस सरकार भी बनाती है तो अखिलेश यादव कौन-सा मंत्रालय लेंगे? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि कुछ कार्यकर्ता कहते हैं कि प्रधानमंत्री, कुछ कहते हैं नहीं उन्हें तो डिफेंस मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए। तो कुछ इच्छा तो आपकी भी होगी? देखिए, हमारी जो कोई इच्छा, आदरणीय वीर जी, मैंने आपको पहले भी कहा है कि वो उत्तर प्रदेश को उन्होंने सींचा है। उनका बहुत दिल है कि जो 17 से जो काम जो सब रुक गया, उत्तर प्रदेश की गति रुक गई। जो सपने उन्होंने वहाँ के युवाओं को दिए थे, किसानों को दिए थे, वो सारे काम रुक गए। तो उनका मन तो यूपी में लगा रहता है। लेकिन इस मुल्क में जो दो बड़े, जो एक तो सेंट्रिस्ट नेता हो गए हमारे राहुल जी, और जो सोशलिस्ट क्रेडिबिलिटी के, मतलब होता ना कि एक नेता की क्रेडिबिलिटी होती है, तो सबसे ऑनेस्ट क्रेडिबिलिटी जो डेवलप हुई है वो इस मुल्क में बतौर नौजवान नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की है। और हमने आरएसएस बीजेपी की जो दवाई है बहुत अच्छे से कर दी है उत्तर प्रदेश के अंदर। जो विपक्ष के साथ इंतकाम लिया है नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने, तो उसकी दवाई करने के लिए कोई ऐसा महकमा मिल जाए कि जिससे इनकी मरम्मत करने का काम ढंग से मिल जाए कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में। तो वो कोई भी महकमा, मतलब जो भी बड़े लोग तय करेंगे हमारे इंडिया अलायंस से, वो पार्टी फैसला करेगी वो क्या निभाएंगे।
चलिए ठीक है, हम भी इंतज़ार करते हैं। बहुत शुक्रिया अमीक जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बड़े थैंक यू आराम सो से मच। इतनी सारी बातें की और हम भी देखते हैं कि जिस तरह से सिचुएशंस बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, क्या होता है और अखिलेश यादव कौन-सी ज़िम्मेदारी निभाते हैं, उस पर भी नज़र रहेगी। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। शुक्रिया आपका। खुदा हाफ़िज़।